सुनिए, अब हम लोग इस चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट? इस पार्ट में हम लोग प्रोडक्शन देखेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उत्पन्न करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि अगर 2 एम्पियर का करंट जाएगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, 10 एम्पियर का जाएगा तो कितना होगा, 50 का जाएगा तो कितना होगा, 60 का जाएगा तो कितना होगा। इसी चैप्टर में, इसी पार्ट में हम लोग देखेंगे। 10 मीटर के दूरी पर होगा तो कितना होगा, 20 मीटर के दूरी पर होगा तो कितना होगा। तो ये सारा चीज हम लोग इसी पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। इसको खोजने का श्रेय, इस फॉर्मूला को बताने का श्रेय, इस फॉर्मूला को डिराइव करने का श्रेय जाता है 2 साइंटिस्ट। एक का नाम था, हाँ, जयप्रकाश नारायण नहीं था, जेपी बायोट, जीन बैप्टिस्ट। बताइए, नाम है खतरनाक है, जीन बैप्टिस्ट बायोट। क्या नाम है? और दूसरा है फेलिक्स सावर्ट। खास बात सुनिए, दोनों में टी साइलेंट होता है। इसको पढ़ते हैं बायो सावर्ट लॉ। क्या? प्रॉपर इंग्लिश पढ़िएगा तो, अदरवाइज हम बिहारी इंग्लिश पर भारी, तो हम लोग पढ़ते हैं बायोट सावर्ट लॉ। क्या? जबकि बायोट का टी साइलेंट होता है, सावर्ट में भी टी नहीं के बराबर बोला जाता है, तो बायो सावर्ट लॉ होता है। कौन सा लॉ? लेकिन प्रॉपर इंग्लिश तो हम लोग बोलते नहीं है, तो हम लोग पढ़ते हैं बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट नहीं होता, क्या होता है? बायो सावर्ट लॉ। दोनों साइंटिस्ट का नाम है, 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक ही साइंटिस्ट नहीं है। कौन कौन? जीन बैप्टिस्ट बायोट, और दूसरा क्या है? आप क्या परेशानी है? तुम्हें बोल रहे हैं मनीष, तो बार बार होने का देखे बड़ा ना, कुछ होने होके तो बोली। हाँ, कथी नाम हो? बायोट सावर्ट लॉ। स्टेटमेंट लिखेंगे, समझते हैं बायोट सावर्ट लॉ होता क्या है। इस साइंटिस्ट के नाम से हमको क्या मतलब है? भागो, जीन बैप्टिस्ट नाम है, ऐसा खतरनाक है कि बैप्टिस्ट फपटिस्ट भैया बपुआ नाम है इसका। देखो इधर हैं, अपना बिहार के नहीं थे, अपना बिहार के रहते तो विनोदवा नाम रहता, पुलिसवा नाम रहता, दरोगवा नाम रहता, फेंकुआ बिगुआ, है ना। आइए देखते हैं। उन्होंने कहा कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक वायर है, एक तार है जिसमें क्या फ्लो हो रहा है? करंट। और कहा कि इस वायर से अगर हम बात करेंगे, छोटा सा लेंथ कंसीडर किए, एकदम छोटा सा, उस छोटे से लेंथ को हम लोग डीएल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीएल। और इससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? डीबी। वो 2-3 चीजों पर निर्भर करता है। खास बात सुनो, करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट कौन सा क्वांटिटी? स्केलर। लेकिन करंट के साथ डीएल लग जाएगा तो ये वेक्टर होगा, और इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट। हिंदी बोले तो धारा तत्व। कौन सा तत्व? और ये वेक्टर होता है, याद रखना। करंट क्या होता है? स्केलर। लेकिन आई के साथ डीएल मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या बन जाता है? वेक्टर। कौन? करंट एलिमेंट। तो उन्होंने बताया, किसने? बायोट सावर्ट ने, दोनों मिलके रिसर्च किया और लॉ निकाला। दोनों डिस्कशन करने के बाद उन्होंने देखा कि एक तार जिससे अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो हम पूरा के कारण नहीं लिख पाएंगे। पूरा के कारण नहीं, हम हमेशा छोटा छोटा पार्ट के कारण लिखेंगे। कौन से पार्ट के कारण? छोटा। तो एक बात याद रखना, बायोट सावर्ट लॉ कभी भी कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लिखना नहीं सिखाता है। बायोट सावर्ट लॉ हमेशा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लिखना सिखाता है। डीबी देता है, बी नहीं। क्या देता है? डीबी। तो उन्होंने देखा कि जो डीबी है, डीबी वो डिपेंड कर रहा है किस पर? सबसे पहला करंट पर। किस पर? अगर करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा?
क्योंकि ऑर्स्टेड ने बताया था कि करंट कैरिंग वायर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कौन सा वायर? करंट कैरिंग वायर को कौन सा वायर बोलेंगे? सीसी वायर, जनरली विद्युत धारा या धारावाही चालक तार। तो सबसे पहला कौन हो गया भाई? डीवी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? आई। उसके बाद कहा कि लेंथ, भाई लेंथ बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा, तो डीवी एक और चीज पर डिपेंड करेगा, डीएल पर। फिर देखा गया कि डीएल के साइन कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है। किस पर? कॉस पर। तो कॉस जैसे ले रहे हैं तार पर आ जा रहे हैं, तार पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे चार्ज पर ही मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो संभव नहीं है। कोई सिलेंडर पर या कहीं भी है जिसमें आपका चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज, और उसी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। हम नहीं निकाल पाते हैं। जैसे आपका हाथ अपने ही गाल में थप्पड़ नहीं मारेगा, अगर मारेगा तो समझता है लोग कि पगला गेल बा, क्या है, तो नॉर्मल के लिए नहीं ना होता है। ठीक उसी तरह इसका डीएल खुद के वायर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, तो हमको कौन सा कंपोनेंट, कॉस जीरो हो जाएगा तो कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा? साइन की कुछ और, साइन। तो डीबी देखा गया कि किसके कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है? साइन पे। इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद देखा गया कि डीबी एक और चीज पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो इनवर्सली है आर स्क्वायर के। किसके? इन चारों को जब एक साथ कंबाइंड किया गया तो सबका एलएचएस बराबर था, तो देखा गया डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, उसके बाद बोलो डीएल, उसके बाद साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर। इस साइन को बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में बदलने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और इसको अभी क्या मानेंगे? अभी के लिए के डैश, और आया फॉर्मूला डीवी इज इक्वल टू के डैश आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चला, सिंस चूंकि के डैश का वैल्यू जो आया म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या आया, और जब इसका डेटा निकाला गया तो वैल्यू आ गया 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या क्या? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब के डैश का वैल्यू जैसे लिखते हैं डीबी में, हमारा फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट, क्या? म्यू नॉट बोलिए आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यही है आपका बायोट सावर्ट लॉ। कौन सा लॉ? अब इस लॉ के डेरिवेशन में बहुत सारा टर्म्स आएंगे जो आपको परेशान करेंगे। के डैश मैग्नेटिक कांस्टेंट है, लेकिन हम लोग कभी के डैश याद रखते नहीं है। हम हमेशा के डैश को कैसे याद रखते हैं? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है? 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहां से थोड़ा भी बुद्धि होगा तो म्यू नॉट का वैल्यू तुम बता दोगे, क्या? 4 पाई, तिरछा तिरछी गुना करो, गुने 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। किसका वैल्यू? म्यू नॉट। सर पहले म्यू नॉट होता क्या ये तो बताइए। हमने कहा जैसे आप क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता है कौन? म्यू नॉट। वहां बोलते थे परमिटिविटी। क्या बोलते थे? यहां बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हिंदी बोलेंगे निर्वात की पारगम्यता। वहां क्या था? विद्युतशीलता के कुछ और। यहां क्या है? बोलो एप्सिलॉन नॉट का कोई वैल्यू हमको बताएगा कितना होता था? बोलो बोलो 8.85 4 × 10⁻⁻। कौन से क्लास में था? 12th। तो क्या याद रख रहे थे कि बोले थे -12 की +12 -12। याद है कि भूल गया? उसी तरह हमको अगर यहां पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखना होगा तो क्या याद रखेंगे? 4 पाई × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यस और नो? याद रखेगा किसका वैल्यू? अब हम लोग म्यू नॉट पर भी रिसर्च करेंगे पूरा। म्यू नॉट का यूनिट, डायमेंशन कैसे, 3-5 बहुत सारे करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। अभी कौन सा लॉ पढ़ रहे हम लोग?
बायोट सावर्ट लॉ या बायो सावर्ट लॉ क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की कुछ और, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्या बताता है? या एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड, या सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र, या डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, आप ये सब वर्ड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताता है, हमेशा क्या बताएगा? स्मॉल, छोटा, बड़ा नहीं। कौन? बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो आई डी एल एंड साइन थीटा। किसके डायरेक्टली और किसके इनवर्सली? तो बताओ ये जो फॉर्मूला आया है तुमको क्या लगता है कूलम्स लॉ जैसा है या नहीं है? नहीं है ना? कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बताओ तो फोर्स का, फील्ड का। के नहीं है बोलो, 4 पाई बोला लो अपॉन। अब तू चुपचाप देख, यहाँ आर स्क्वायर है, वहाँ कपार बा, वहाँ तो आर स्क्वायर बा, समानता बा कि ना? और देख यहाँ 4 पाई है, वहाँ भी 4 पाई है, समानता है कि नहीं? यहाँ भी कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। ये भी परमिशन बताता है। और इधर क्या है? म्यू नॉट। वो अलग बात है, ये नीचे ना होके क्या है? ऊपर। लेकिन ये भी क्या है? ये भी रुक, ये भी परमिशन है। क्या है? इसलिए तो इसका नाम पड़ा है पारगम्यता। क्या नाम पड़ा है इसका? नाम क्या पड़ा है? पारगम्यता। क्यों पड़ा है? परमिशन है। किसी भी रीजन से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा कि नहीं जाएगा वो किस पर निर्भर करेगा? परमिएबिलिटी पर। अच्छा बताओ, आयरन के बगल में चुंबक रखने पर सड़ जाता है कि नहीं? और कॉपर, गोल्ड, सिल्वर क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाता नहीं है। अगर चला गया तो खींचे लेगा, लेकिन जाने ही नहीं देता है। चलो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले, तो इसमें समानता है और कुछ डिफरेंसेज हैं, तो 2-3 समानता 2-3 डिफरेंसेज ये सब लिखेंगे। पहले हेडिंग डालो बायोट सावर्ट लॉ। इंग्लिश मीडियम वाला ऊपर से 5-7 लाइन छोड़ के सब छाप दो। नहीं, हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला लिखो तो हे भगवान, अरे आप तो लिख लिया होगा हेडिंग। चलो इंग्लिश मीडियम वाला लिखो तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ। भले ही हम ही बताए हैं कि बायो लिखते हैं, बायोट नहीं लिखते हैं, बायोट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बोलेंगे हम बायोट ही। तो आप समझ जाइएगा, समझदार को यहाँ लिखवाना काफ़ी। इशारा में कहाँ तुम लोग बात समझते हैं? अब बोले क्या बोले? अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ the magnetic field due to small length dl, हाँ भाई dl जैसे लिखा गया वैसे लिखो dl, the magnetic field due to a small length dl is dB, is directly proportional to, is के बाद लिखना and, is रुको मैग्नेटिक फील्ड dB। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ dl is dB and is directly proportional to
करंट आई, स्मॉल लेंथ dl, करंट आई स्मॉल लेंथ dl एंड साइन थीटा, करंट आई स्मॉल लेंथ dl एंड साइन थीटा and inversely proportional to square of the distance between, and inversely proportional to square of the distance between element and particular point, element and particular point, element and particular point, and particular point। हो गया। उसके बाद आप भी लिखेंगे जो बोर्ड पर दिख रहा है। हिंदी मीडियम वाले बोलूं, लिखे बायो सावर्त नियम के अनुसार, आप बायोट नहीं लिखेगा, बायो सावर्त लिखेगा। बायो सावर्त नियम के अनुसार, बायो सावर्त नियम के अनुसार धारावाही चालक तार के छोटे से धारावाही चालक तार के सूक्ष्म लेंथ dl के कारण धारावाही चालक तार के सूक्ष्म लंबाई dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB, dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB विद्युत धारा I, विद्युत धारा I सूक्ष्म लेंथ dl, सूक्ष्म लेंथ मतलब सूक्ष्म लंबाई, सूक्ष्म लंबाई dl तथा साइन थीटा के समानुपाती, तथा साइन थीटा के समानुपाती एवं बिंदु एवं तत्व के बीच की दूरी, एवं बिंदु एवं धारा तत्व के बीच की दूरी, बिंदु एवं धारा तत्व के बीच की दूरी हो गया के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पढ़िए कम, कुकुराई ज्यादा करी है। अरे हो गया। हिंदी मीडियम ऑल डन नहीं बोल रहा है। और अपने भाषा में लिखना है कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उतना नहीं याद होता अपने, dB इज डायरेक्टली मैथ याद है ना जी, लिख देना। dB समानुपाती होता है किसके? विद्युत धारा। उसके बाद बोलो dl तथा साइन थीटा के, तथा व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के। हो गया। अगर नहीं आए तो, और आए तो स्टैंडर्ड भाषा में पूरा अच्छे से लिखना है। हो गया। आइडियल देखो, करंट के साथ जो dl जाता है ना, करंट इधर से जा रहा है, और dl के साथ अगर करंट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका एक अलग नाम होता है धारा तत्व। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? धारा तत्व इसलिए बोलते हैं कि केवल धारा विद्युत मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं कर सकता है। खाली आई जाए तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, उसके साथ लेंथ भी चाहिए। क्या चाहिए? देखो ना फॉर्मूला क्या है, dB इज इक्वल टू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर है, तो dl चाहिए कि नहीं?
तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग नाम देते हैं करंट एलिमेंट, धारा तत्व। अरे समझा? अरे समझा? लिख लिया? ओके, बदल गया? लिखिए लिखिए। नहीं हुआ? बोला ब्लैक पेन? कथी बोल रहा है ब्लैक? ए फोटो खींचे बरे रे, फोटो खींचे बरे, लिखास ना हुई हो। हॉस्टल के अंत 4 छिपा खींचे होबा, पढ़े में छूट जाइबा। हो गया सबका जी? सबका? फिर अब चिल्लाना मत, लिख जल्दी लिख। म्यू में बोलने से होगा, कस के बोल। इंडियन एयरफोर्स में जाके लड़ाई करना है या बोलेगी म्यू में तो होगा? बड़ी फास्ट लिखते हैं सब। कहो हॉस्टल के अनाज करे। तू 12th मैन बड़े का पानी ढो ढो के सबके पियो बड़े का, ये तोरा घर मतलब घर के यहाँ के ये ड्यूटी हो। ये जितना पैसा ना दिले उतना पानी पी गए हो छोटा ही। अब तो हो गया है लड़की, हुआ? जल्दी स्लाइड चेंज हो गया, जल्दी लिखो। तो उन्हीं के बैच के कंगाल हो गई। फिर डिमांड बढ़ रहा है। कोरोना वोरोना आता ना कितना अच्छा होता। तो ठीक है ना रहता, कम से कम 6 महीने छुट्टी रहते, मकान वाले के हम जाके गोड़ धोते कि अब हमारा से पैसा ना दिया जाए, जब कोचिंग खुली ओकरा बादे देम पैसा। तो नहीं धकेलू के कैसे वो पास करिए जाते हैं। जल्दी करो, म्यू नोट पे अभी पूरा कहानी लिखना है। ऐसे म्यू नोट का कहानी तो तुमको बताए हैं, उतना डायमेंशन भी तुम खुद से निकाल ही सकते हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना है, जैसे उधर रिलेटिव था यहाँ भी रिलेटिव होगा, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा भी निकलता है स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करता हुआ। अरे हो गया सबका? मोबाइल तो और बाहर निकले बा, मोबाइल डर भाई इस सब के देश से समाप्त हो गया है, पिटाया नहीं है ये सब अभी। हो गया? अरे बोलो ना जी, चलिए सबके लिए हो गया होगा।
मिटा दूं, इधर आओ। अब थोड़ा सा म्यू नॉट पे रिसर्च करते हैं। ये म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट जो होता है ना, ये इसका वैल्यू आप जानते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो गया? पहला बात 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका ऐसा यूनिट बताइए, ऐसा यूनिट बताइए जल्दी से। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एक और ऐसा यूनिट होगा, टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते थे, क्वेश्चन में लिखवाए थे। और इनटू में मीटर और अपॉन में, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो ऐसे भी लिख सकते हैं वेबर पर मीटर पर एम्पियर। डब्ल्यू बी बोले तो वेबर, डब्ल्यू बी बोले तो वेबर, वेबर पर मीटर पर एम्पियर। नहीं हो गया? किसका वैल्यू है बोलो? ओके। अब कहता है कि कभी कभी रिलेटिव परमिटिविटी आ जाता है, परमिएबिलिटी आ जाता है। क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। कौन सा, कौन सा बोल जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आपेक्षिक पारगम्यता। एक चीज बताओ, तुमने कभी पढ़ा था एप्सिलॉन आर? याद है कि भूल गया? क्या होता था? याद है कि भूल गया? अरे माय मिस्टेक। याद है कि भूल गया? अरे याद है? नहीं बोल रहा है। ठीक उसी तरह यहां पर म्यू आर का वैल्यू बताओ क्या होगा? म्यू एम बाई म्यू नॉट। समटाइम्स ऐसे लिखा रहेगा म्यू आर इज इक्वल टू म्यू, सिर्फ म्यू रहेगा अपॉन म्यू नॉट। तब भी आपको सेम समझना है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू एम या म्यू सीधे कितना होगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये याद रखना काम देता है। कौन सा? रिलेटिव की कुछ और। तो वहां पर होता था रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। सर लेकिन वहां डेटा होता था। रिलेटिव परमिटिविटी वाटर के लिए कितना होता है? कितना होता है वाटर के लिए? 80। और कंडक्टर के लिए? और सर एयर के लिए? सर यहां नहीं होगा, यहां होगा कि नहीं होगा? यहां भी होगा लेकिन इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, अगला चैप्टर में। जब यहां उस समय पढ़ेगा जब पूरे पदार्थ को 3 तरह से बांटिएगा। कौन? तो डाई, पैरा, फेरो। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। नाम तो सुने होंगे केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है कौन कौन? प्रति, अणु और लौह। डाई, पैरा, फेरो। उस समय हम लोग ई आर का वैल्यू देखेंगे कि किसका वैल्यू ई आर से बहुत बड़ा है, किसका वैल्यू ई आर से मतलब 1 से बहुत बड़ा है, किसका वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, और किसका वैल्यू ई आर से बड़ा मतलब पॉजिटिव तो है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। ये सब हम कंपेयर करेंगे तो 5th नंबर चैप्टर में, अभी नहीं। यस और नो? चलिए अब बताइए। इसका एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है डायमेंशन। बहुत आसानी से निकल सकता है। क्या 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 बोल? अब तो इसको मिटा दो ना। डायमेंशन तुम खुद निकालो, बोल जैसे डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन किससे निकलता है? यूनिट से कि किसी और से? बोलो जल्दी से। डायमेंशन का क्या ख्याल है आपका? बताइए जल्दी से। डायमेंशन यूनिट कितना है? टेस्ला मीटर। तो बोलो टेस्ला का बोलो m t टू द पावर -1 a टू द पावर t टू द पावर -2 a टू द पावर -1। उसके बाद मीटर का l, और नीचे में क्या है? a। नीचे का पावर प्लस ऊपर जाके, तो याद रखना है m l t के पावर -2 a टू द पावर -2 होगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो फोर्स बटा करंट का स्क्वायर। क्या क्या? एम एल टी -2 किसका डायमेंशन होता है? फोर्स का। किसका? और करंट का स्क्वायर कर देंगे, काम बन जाएगा। अरे बोलो किसका? म्यू नॉट का किसी और का? म्यू नॉट का। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। क्या?
और वैल्यू 4 पाई × 10⁻। डन। किसके बारे में हम लोग जल्दी। अभी म्यू नॉट का लाइट के स्पीड के साथ दिक्कत है। म्यू नॉट का लाइट के स्पीड के साथ भी इसका भारी दिक्कत है। कहता है तुम हमसे गुना हो, तुमको हम बताते हैं कौन है हम। कौन? म्यू नॉट। और देखिए गुना होकर कितना खतरनाक ला देगा। पहले आप ये निकालिए तब ना। उतारो तुम लोग तब तक। Hello, are you getting all this point? Yes or no? Can we move forward? अभी पता चलेगा तुम लोगों के पास कितना चैप्टर 1 का थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं है। आ जाऊं? सबका हो गया है? ओके। खड़ा होने के पहले बोलो। अब बगल वाले में जब लिख लिया तो उसे लिखो तो देखो कि ना बोर्ड पर
जो जितना लिखा है उतना तक छोड़ दो, आप लिखना बंद करो, बोर्ड पर देखो, उसके बाद लिखना। ए लड़की सब बोर्ड पर देखो। म्यू नॉट का वैल्यू अभी अभी तत्काल पता चला है कि 4 पाई इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, माइनस। ओके, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको चैप्टर नंबर 1 में ही पता चला था, कितना होता है 8 पॉइंट जा था या नहीं था? अरे भाई के क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और एक और होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से मैं एप्सिलॉन नॉट एक्सचेंज करूंगा तो 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अरे हाँ या ना? बोल ही नहीं रहा है। लिखा जा सकता है या नहीं? दोनों को मल्टीप्लाई करो, एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का अच्छा खासा तिक्रमबाजी है। बोलो देखो तो कितना सुंदर सा आएगा रिलेशन। बोलो कितना 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन नहीं ना है, इंटू 1/4 पाई इंटू 10 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यस और नो? 4 पाई ने 4 पाई को काट दिया, देखिए हम केस ना हो जाए। और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकल गया 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। नीचे का पावर ऊपर का पावर नेगेटिव, नीचे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 9 7 अच्छा 16 हो गया। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया 1/9 गुने 10 के पावर 16। यस और नो? या म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट हो गया 1/3 गुने 10 के पावर 8 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 16। पावर का स्क्वायर प्रोडक्ट हो जाता है, पावर का स्क्वायर क्या हो जाता है प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ 3 बेस में है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9। अरे आओ ना, जी हाँ कहीं का। यहाँ 8 क्या है पावर में, तो 8 का स्क्वायर 64 मत कर देना, पावर का स्क्वायर क्या हो जाता है प्रोडक्ट। तो 8 दूना, तो बोलो क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर सा रिलेशन आ जाएगा। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। अब इसी को अलग अलग तरीका से लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं, तिरछा तिरछी एक्सचेंज करो, c² बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर उधर जाके √, तो c बराबर 1/√म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना? तो ये जो है वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये कांस्टेंट है इन वैक्यूम। ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये फिक्स है। निर्वात में किसकी चाल है भाई, प्रकाश की चाल है, और ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, अचर होता है। कितना मान होता है, 3 गुने 10 के पावर। अरे हाँ या ना? आसान था। ये रिलेशन याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। स्टार देके लिखो। कौन सा लॉ पढ़ रहे हो? अभी बायोट सावर्ट लॉ तो पीछे छूट गया। अभी तो इसका हम अड़ोसी पड़ोसी को देख रहे हैं, अगल बगल वाला को निपटा रहे हैं। ये म्यू नॉट कहाँ से आ गया सर, पहले इसको कह दिए। ये एप्सिलॉन नॉट के साथ इसका क्या रिलेशन है, इसको बताइए, यूनिट बताइए, डायमेंशन बताइए, दिस दैट। अभी तो हम लोग बायोट सावर्ट लॉ के डीबी पर पहुंचे ही नहीं है। वो हमारे स्टूल वाले वाला केने बारन हैं, भाग गए। नेगेटिव बोलता है। स्टूल लगाता तो या सोफा उफा जा, स्टूल कहाँ गया,
सोफा उफा ले आता तब। तू एकदम उतताई दिमाग का, एकदम खुराफाती आदमी है तुम। और अभी फोन करेगा। हो गया बुआ। वो बीन बैग रख रहे हैं, नहीं होता है तो। कथी लगवा दे? सोफा। गांव में कहावत बा, कौड़ी 3 अब बच्चा बीन, फीस जेही सही अब पढ़म कथी सोफा पर। बाप रे बाप। इहले को लड़का के मारले रही, याद बा? कल कटोरा लेके चल जाता, कही बा कि हाँ सर पहला शुरुआत आप ही से होगा। तो फिर जाके जब उसको पीठ धो रहे थे तो कह रहे थे ना, वो नहीं ना बोले सर, हम बोले कि पैसा पहला पैसा सर आप ही दीजिएगा। हम कहले अच्छा, बोले तू धुआ जो ओकरा बाद पहला पैसा हम बताइल। सबका हो गया? ज्यादा लिखो, नहीं हुआ तो 5 साल में कैसे 25 लाख रुपए कमा लेती ना। आई ऑनलाइन करें, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 3 करोड़ रुपए हो जाता है। 3 करोड़ में बक ये नहीं, कभी कभी नहीं कहेंगे। कभी सोचेंगे काश 1 साल में 1 करोड़ रुपया हो जाता तो हम पढ़ाना छोड़ देते हैं। रिकॉर्डेड है, लो हो जाता तो हम बोले होंगे। हमारा तो लिमिटेशन है 5 लाख के औसत से 25 लाख रुपया हो जाए 5 साल में। अब तो निपटा देना, बदल गया। हाँ बस संतोषम परम सुखम, क्योंकि जितना हमारा आमदनी है बहुत खर्चा है। इन्हें 17 पर ऐसे चलवा रहा है लड़का, उतना वजह से उन्हें 20 पर चलवा रहा है। टेम्परेचर मैच नहीं कर रहा है, ज़्यादा ठंडा रहा है कम ठंडा रहा है। नौ से 10,000 का महीना बिजली बिल आता है। एक दिन का 3, कभी 3.25, कभी 300 रुपये कटता है। रोना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं कुछ बोलते हैं। रोना इट मीन्स पैसा के रिगार्डिंग। बस इतना ही इच्छा है, 25 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट, 5 साल घर पे जाके खेती बाड़ी से ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन खाली पढ़ाएंगे 1-2 साल, 1-2 बैच, सुकून का ज़िंदगी गाँव में। अनुलोम विलोम कीजिए, हरियाली में रहिए। मेन बात है, बचपन से हम कभी गांव में रहे नहीं हैं। बचपन से भागते 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 ज़िंदगी अभी भी भगा रहा है, तो गांव का याद आता है। उसके बाद 40-50 लाख रुपया लगा के घर बनवाए हैं, तो उसका भी लगता है कि पैसा तो इतना लगा के बनाए हैं घर। मम्मी पापा लोग हैं, वो लोग तो सधा रहा है, लेकिन उस समय बुद्धि नहीं था, तोरा ऐसा बुद्धि नहीं था। घर पे बाबा के बनावल घर था, कभी बाबा के भीत समझला, भीत गिलावा पर के समझता है दीवाल, हाँ वैसा ही घर था। सब चाचा लोग पैसा लेके उड़नबाज हो गया, सब अपन अपन बनवा दिया। हमारे घर था जिसमें मैंने से सांप निकलता था, हैने से चूहा दौड़ता था, समझ रहे हैं ना। गिलावा का था दीवाल और ऊपर से था खपड़ा, खपड़ा समझ रहे हैं, बारिश में। अरे बड़ी गरीबी झेले हुए हैं, तुमको क्या पता है। अभी अभी नहीं है, गरीबी नहीं है। मन मुटाव हो सकता है, मन का इच्छा हो सकता है, गरीबी नहीं है। चलो इधर देख, पहले कूलम लिखो तो सिमिलरिटी, similarities between Coulomb's law and Biot-Savart law. Similarities between Coulomb's law and Biot-Savart law. हो गया।
चलो पहले तीनों समझ लेते हैं पॉइंट, उसके बाद फटाफट लिखते जाएंगे, भाषा है इसमें। देखिए तो गोधन कुमार बोर्ड पर देखिए, बउआ सिमिलरिटी का मतलब होता है समानता। क्या होता है? तो डीबी पहले लिखो तो यहां पर क्या है, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन, बोले इसे, अरे है कौन सा पाई, 4 पाई यार इसको, अरे है या नहीं है? अरे इधर आइए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डी लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना। अरे के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब तुम बताओ मुझे, क्या नीचे स्क्वायर है? अरे यहां भी नीचे, तो बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों किसको फॉलो करते हैं? तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का हिंदी होता है वर्ग व्युत्क्रम नियम, मतलब दोनों में आर स्क्वायर नीचे है कि ऊपर है, तो व्युत्क्रम है, इनवर्स है कि डायरेक्टली है, और स्क्वायर है कि पावर 1 है, इसलिए कहते हैं बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन सा लॉ? चलिए एक सिमिलरिटी हो गया। अब दूसरा सिमिलरिटी देखिए, अगर मैं पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा, जब आर का वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी। आर का वैल्यू मतलब किस दूरी के लिए होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो कब होता है? याद है अनंत अनंत लेते थे खूब, अनंत से किसी आवेश को अनंत से याद है कि भूल गया? तो वहां पर क्या होता था, सब जीरो जीरो, फोर्स जीरो, फील्ड जीरो, सब जीरो। कहां पर? अनंत पर कि कुछ और पर? तो दोनों बहुत दूर तक फोर्स लगने वाला है कि आसपास में? आसपास में। कहां है जी, कहां तक है? जीरो कब होगा? जब अनंत पर जाइएगा। जीरो कब होगा? तो कम या सम, बहुत थोड़ा ही। एक मैग्नेट हम रखते हैं, तो मैग्नेट का आप क्या समझते हैं कि अगल बगल में उतना ही फील्ड है? नहीं, फील्ड कम है, बहुत दूर तक है लेकिन कम है, बहुत दूर तक है लेकिन क्या है, कम है। तो ये मत समझिए कि नहीं फील्ड इतना ही होता है, नहीं, दूर तक होता है लेकिन इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि इस बार मैग्नेट के आसपास 2-4 सेंटीमीटर तक या 5 सेंटीमीटर तक ही रहता है, बाद बाकी कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इसका मतलब नहीं शॉर्ट रेंज है, ये वास्तव में कौन सा है, लॉन्ग रेंज। मतलब बृहद परास का है कि सूक्ष्म परास का है, लॉन्ग रेंज है कि शॉर्ट रेंज है। तीसरा एंड लास्ट सिमिलरिटी, दोनों वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर नहीं, ये स्केलर है। चिहाक, उल्लू, गधा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है? कौन सा क्वांटिटी है? तो वेक्टर जितना होता है उसको जोड़ने के लिए वेक्टर एडिशन कहते हैं, और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? तो बोथ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों अध्यारोपण के सिद्धांत को का पालन करता है। कौन कौन? कूलम्स लॉ। पहला क्या सिमिलरिटी है, दोनों के स्क्वायर में नीचे, आर का स्क्वायर नीचे है कि ऊपर? दोनों अनंत पर ही जीरो होगा कि पहले हो जाएगा? और तीसरा, दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब वेक्टर है, वेक्टर के तरह से जोड़ सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण मतलब ना समझिए, हाँ धान रोपण के बगल में अध्यारोपण है ना, अरे समझ गया ना जी? ओके, तो अब सिमिलरिटी लिख के हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, कूलम के नियम तथा, हाँ कूलम के नियम तथा बायोट-सावर्त नियम में समानता। कूलम के नियम तथा बायो-सावर्त नियम में समानता। कथी उतारना है, एक एक करके लिखवाएंगे, चुपचाप रहो ना। कूलम के नियम तथा बायो-सावर्त नियम में समानता। इंग्लिश मीडियम वाला क्या लिखा है? हो गया? पहला लिखिए, बोथ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। हिंदी मीडियम वाले बोलूं? लिखिए, दोनों
दोनों वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है। दोनों वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है। कौन दोनों? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। या बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए और कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अरे हो गया। दूसरा लिखिए, हिंदी मीडियम वाले तो लिख लिए होंगे, दोनों वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है। दूसरा लिखिए, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस और फील्ड। बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस एंड फील्ड। फोर्सेस एंड फील्ड हो गया। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, दोनों फोर्सेस एंड फील्ड और फील्ड और ओ आर और दोनों बृहत परास का, दोनों बृहत परास का बल एवं बल अथवा क्षेत्र है। बल अथवा क्षेत्र है। हो गया। एंड लास्ट बोलूं, बोथ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बोथ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अरे हो गया। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, दोनों अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। हो गया। दोनों किसका पालन करता है? अब बताइए अंतर कौन कौन बताएगा? अंतर क्या दिख रहा है बताओ, देख के बताओ। ये अंतर हो गया। दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है ये बताइए। हाँ हाँ, चिहाक जैसा अंतर बताइए। तो सबसे पहला अंतर सुन लीजिए। सबसे पहला अंतर सुन लो, ये हमेशा थीटा पर निर्भर करता है, वो कहियो थीटा पर निर्भर नहीं करता है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बताओ तो डीबी इज इक्वल टू आई, अभी बताएं, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा। आज तक कभी करंट में साइन थीटा कॉस थीटा वाला कहानी किया है? करंट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं, वो एंगल बनाने के बाद आप लिखते होंगे, लेकिन करंट में डायरेक्ट कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन थीटा कॉस थीटा आता नहीं है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर, थीटा पर। और वो किस पर डिपेंड नहीं करता है? एंगल पर या थीटा पर डिपेंड। अब दूसरा, इसको उत्पन्न करने वाला कौन है? आइडियल। क्या है? वो है करंट एलिमेंट। क्या है? अब मान लो करंट खाली हवा में दौड़ा देगा तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। लेंथ चाहिए कि नहीं? तो लेंथ और करंट को दोनों के मिलकर हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। इसीलिए आपको बताया गया होगा, देखो तो ये कहां चल गई रे, ये क्या लिखा गया है बोलो? तो इसका सोर्स कौन है? वेक्टर की स्केलर? वेक्टर। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए तो। एफ ई बराबर आईडीएल, ई बराबर आईडीएल के क्यू बाई, इसमें वेक्टर कौन है तू बताओ? क्या के वेक्टर है? क्यू वेक्टर है? आर वेक्टर है? नहीं।
तो तीन मतलब ये हमारा इसको उत्पन्न करने वाला जो स्रोत है, क्या है? स्रोत, वो आपका क्या है? स्केलर है। किसका